पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अंदर जो मजे हो रहे हैं ना, कौन इग्नोर करेगा उनको। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। अंजना कश्यप और खान सर की लड़ाई हो गई और दूसरी जगह पे आरसीबी फिर से जीत गई। अंजना क्या कह रही है? अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। कहा पीछे 18 साल से नहीं जीत पा रहे थे और अभी लगातार 2 बार जीत गए, बस इस बार दंगे ना हो। बट आरसीबी की जीत के साथ साथ पिछले 24 घंटों के अंदर हम पूरे देश के साथ कई बार हारे हैं और उस जीत के साथ इन हार की कहानियां भी मैं सुनाऊंगा थर्ड आई पे। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। सबसे पहले एक फन कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। जिनको नहीं पता, अंजना कश्यप ने रात को एक प्राइम टाइम किया था 29 मई 2026 को, जिसके अंदर उसने ऐसी फ्लो में बोल दिया था कि ये जो हमारे टीचर्स ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं ना और एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं, सारे के सारे 2 कौड़ी के लोग हैं और इनको कुछ भी नहीं आता है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। और बहुत क्लियर है कि अभिनय शर्मा या फिर खान सर जैसे टीचर्स को इसमें टारगेट किया जा रहा है और खान सर इसमें वीडियो बना के बोलते हैं कि ठीक है हमको कुछ नहीं आता, हम तुमसे पढ़ने आ रहे हैं, दिखाओ कैसे चाटते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। अभी ना लोग गैस कर रहे हैं कि अंजना कश्यप ने टीचर्स के खिलाफ क्यों कंटेंट बनाया, या फिर ऐसी क्या ही मुसीबत आ गई कि टीचर्स से पंगा लेना पड़ रहा है, इनके पास कंटेंट खत्म हो गया है क्या। बट अगर तुम लोग इसको बहुत प्रैक्टिकली देखो ना, तो एक बहुत पुरानी ट्रिक है कि जिसको आप खरीद नहीं सकते हो आप उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। तुम लोगों को पता होगा कि अभी सीबीएसई के पेपर चेक करने में ना बहुत सारे फकअप्स हुए। कुछ बच्चों के कुछ पेपर्स को चेक ही नहीं किया गया और उनको मार्क्स दे दिए गए, और कुछ बच्चों के केस में क्या हुआ कि पेपर किसी का है, चेक करके नंबर किसी और को दे दिए। एंड ये सारे के सारे फकअप्स के बीच में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सामने आए और बोले कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपको रिजाइन देता हूँ। ये है पैरेलल यूनिवर्स। जिस भी दिन इंडिया में ऐसा होगा मेरे को लगेगा मैं परियों की दुनिया में आ गया हूँ। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं किया जा रहा, उल्टा क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स और टीचर को खरीद लिया जा रहा है। टीचर्स के प्रॉपर इंटरव्यूज आ रहे हैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कि भैया सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी इन्होंने पेपर चेकिंग का ये नया सिस्टम लाया है मार्केट के अंदर, ये बहुत बढ़िया लगा है हमें। और सेम चीजें स्टूडेंट से भी करवा रहे हैं। पर इसमें इशू पता क्या है, आप उन टीचर्स को खरीद सकते हो जिससे आपके अच्छे कनेक्शन हो, या फिर जिस स्कूल से आपके अच्छे कनेक्शन हो। आप उन टीचर्स को नहीं खरीद सकते हो ना जिनको आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अब जैसे खान सर है, सस्ते के अंदर मार्क्सिस्ट को पढ़ाते हैं, अभी वो आदमी सरकार की तरफदारी क्यों करे, या तो उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी हो या फिर उसको क्या ही फर्क पड़ता है। ना ही सरकार से उसको सब्सिडी मिलती, ना ही वो सरकार पे डिपेंडेंट है, ना ही वो सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। जब भी नीट का पेपर लीक हो जाता है ये लोग सड़क पे आ जाते हैं, जब भी सीबीएसई के अंदर चेकिंग का कोई इशू आ जाता है ये लोग सड़क पे आ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फेस बनते हैं। पिछले 1-1.5 साल से जब भी कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये टीचर्स आते हैं और उस प्रोटेस्ट का फेस बन जाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाए, इनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए, इनको क्लाउन्स बना दिया जाए कि भैया इनको कुछ नहीं आता, इनके पीछे कहां पड़ रहे हो। और जब आप लोग सामने वाली की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दोगे, वो पावर ही होल्ड नहीं करेगा, तो आप नेगोशिएट किससे करोगे ना। आपको उसको अपनी टीम में लेने की जरूरत ही नहीं, आपने उसकी टीम ही खत्म कर दी। सेम वैसे ही जैसा पंजाब में हुआ, 5 एमपी भाग गए, किससे लड़ोगे। तो बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि सामने वाली की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दो, पर ये पुट्ठा पड़ गया। अभी ये उल्टा कैसे पड़ा वो समझो, क्योंकि अंजना कश्यप ना पंच डाउन कर रही थी। देखो कंटेंट लाइन में ना 2 टर्म्स होती है, पहला होता है पंच अप, दूसरा होता है पंच डाउन। जब भी आप लोग किसी एक ऐसे आदमी के ऊपर कंटेंट बनाते हो जो आपसे नीचे हो या आपसे छोटा हो ना, तो उसको पंच डाउन बोलते हैं। और जब भी आप लोग अपने से किसी फेमस आदमी के ऊपर वीडियो बनाते हो उसको पंच अप बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी खान सर और अंजना कश्यप की बात कर रहा हूँ, दैट मींस मैं पंच अप कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाऊंगा। बट अंजना कश्यप ने क्या किया, उसने पंच डाउन किया, जिससे टीचर्स को लेवरेज मिल गई पंच अप करने की। तो अभी सारे के सारे मिलकर उनके खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं और क्या बढ़िया एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इंडियन मीडिया को एक्सपोज करने का मूड बना रहे हो और आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है अगर स्क्रिप्ट बिल्ड करने में, तो आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें इतनी कमियां हैं, जिस दिन की खोलो उसी दिन हगा होता है। तो इनको ज्यादा सीरियसली मतलब, खान सर तेज आदमी अपने आप देख लेंगे। बट जो चीज हम सबको कलेक्टिवली देखना चाहिए वो है इस वीडियो का प्राइम टाइम स्पॉट।
वैसे मेरा मन था कि मैं इस सेक्शन में किसी एक न्यूज को रखा करूंगा और हम उसके ऊपर ना अच्छे से समझा करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इसकी पहले ही एपिसोड के अंदर इतने घटिया कांड हो चुके हैं कि मुझे 2 न्यूज को कवर करना पड़ेगा। एंड ये दोनों न्यूज है एक्सट्रीमिज्म की। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। 28 मई 2026 को बकरीद के दिन गाजियाबाद के अंदर एक 17 साल का लड़का जिसका नाम सूर्य प्रताप चौहान था, 11th क्लास में पढ़ता था, वो अपने दोस्तों से मिलने निकला था। अभी बकरीद का दिन था, उसके कुछ मुस्लिम दोस्त थे, वो उसके आसपास खड़े और उससे पूछा कि यार तूने कभी कुर्बानी होते हुए देखी है? उसने बोला नहीं यार, मैंने तो कभी कुर्बानी होते हुए नहीं देखी, मैं तो हिंदू हूँ। तो उस मुस्लिम बच्चे ने क्या किया, चाकू निकाला और उसके पेट में घुसा दिया। विक्टिम 200 मीटर तक भागने की कोशिश कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, पर 4-5 लोगों ने उसको मिलकर पकड़ा और उसको जान से मार दिया। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और अगले दिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। और जिसने चाकू से मारा था उसका नाम अरशद था, जिसको पुलिस ने पकड़ा और अगले ही दिन एनकाउंटर के अंदर मार दिया। पुलिस की साइड से ये स्टोरी आती है कि हम लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे, उसने भागने की कोशिश करी, उसके पास से वेपन भी मिला और हमारे बीच में क्रॉस फायरिंग हुई जिसके अंदर वो मारा गया। देखो कानूनन रूप से हमें वही मानना होगा जो पुलिस ने बोला, पर मेरे अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एनकाउंटर किया गया। अभी पॉइंट पता है क्या, ये केस ना 1 या 2 पॉइंट पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मल्टीपल पॉइंट्स पे प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि मारा ही क्यों गया। आई अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज्यादा कट्टर है और उसके अंदर कुछ लोग बहुत बीमार मानसिकता से आते हैं, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पर इसके बाद क्या होता है, जो राइट विंग और ये जो हिंदू दल वाले होते हैं बहुत क्लियर कर देते हैं कि भैया हम लोग शव को जलाएंगे ही नहीं। जब तक यूपी पुलिस इंस्टेंट जस्टिस नहीं देती है तब तक हम लोग डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और होता क्या कि अगले दिन इंस्टेंट जस्टिस दे दी जाती है। अभी ये जो इंस्टेंट जस्टिस है ना, ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मैं इसको एक लेंस से देखूं ना तो यार कितना बढ़िया हुआ। कौन कोर्ट पे भरोसा करेगा, इतना लंबा केस चलेगा, सामने वाले लोग तड़प जाते हैं। जब भी ऐसे किसी भी केस के अंदर कोर्ट के अंदर बात जाती है ना, तो प्रोसेस अपने आप के अंदर एक पनिशमेंट बन जाता है विक्टिम्स के लिए भी। तो उसके लिए हमारे योगी जी हैं, यूपी चल रहा है, इंस्टेंट सॉल्यूशन है, गोली मार देंगे। एक नजर को ये चीज बहुत अच्छी लगती है और मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ कि भैया इसको क्यों मारा, इसके साथ इतना बुरा क्यों किया। मेरी बातों को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर स्टैंड दे रहा हूँ। मेरा ये बोलना है कि ये प्रोसेस गलत है, क्योंकि हमने लॉ बना रखा है ना, वो किसी रीजन से बना रखा है। समझो कि अगर हम पुलिस को सारी पावर ट्रांसफर करने देना ही चाहते हैं तो हम लोग हर चीज की दे देते हैं, कोर्ट को हटा देते हैं। क्योंकि अगर मान लो अगर हम लोग सही चीज के लिए भी इलीगल रास्तों का यूज कर रहे हैं ना, तो ये कल को गलत चीजों के लिए भी यूज होंगे। आज की डेट में वो चीजें की जा रही है जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे रही है, कल को वो चीजें भी की जाएगी जो शायद तुम लोग अनअवेयर रहोगे या फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि एक बार एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, एक बार ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी कि नहीं यूपी में तो ऐसा ही होता है, और वो चीज इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मैं ना तुम्हें इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुम में से जितने भी लोग रजत दलाल को जानते हैं, तुमने उसकी ये वाली वीडियो देखी होगी। जिसको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक बाबा आता है रजत दलाल के पास कुछ खाने पीने के लिए मांगने, या फिर चाय मांग रहा होता है और थोड़े बहुत पैसे मांग रहा होता है। रजत दलाल बोलता है बाबा जो बोलोगे ना वो खिलाऊंगा, पर एक बार क्या करो अंदर आ जाओ। वो उसको अंदर बुलाता है, अंदर बिठा लेता है और उसके बाद कहता है हनुमान चालीसा सुना दो। अभी ऑब्वियसली वो ढोंगी थे, उनको कुछ नहीं आता था, तो इसने क्या किया, उनको पकड़ पकड़ के मारा। अभी क्या हुआ, हम जैसे लोगों को देख के एकदम इंस्टेंट डोपामिन हिट हुआ कि भैया ये आदमी मार रहा है, सही कर रहा है, हमारे धर्म की बदनामी करेंगे, हमारे धर्म का नाम खराब करेंगे, सड़क पे जा जाके एकदम सही कर रहा है आदमी। कल को अगर इनको थाने में देके आते पुलिस वाले तो वैसे ही छोड़ देते, क्या ही करते इनका, बढ़िया है मारा है पकड़ पकड़ के, तो सबके मन में यही चल रहा था। बट फिर बाद में क्या हुआ, उसने कुछ ऐसे बच्चों को भी मारा जिससे सभी एग्री नहीं करते थे। बट उसके पास ये बाद में मारने की पावर कहां से आई, पहली चीज से। जब उसने पहली बार बाबाओं को सोशल मीडिया पे आगे मारा था, तब उसको लोगों ने प्रेज किया था, इस चीज को हवा दी थी, इस चीज को बड़ा बनाया था। अभी उसने उस पावर को होल्ड कर लिया। अभी उसको लगता है कि वो जो भी चाहे वो कर सकता है, और वो करता भी है कई केसेस में। और मैं अभी उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा यार वो अच्छा आदमी है वो बुरा आदमी है, उसने जो भी चीजें पास में करी हम सिर्फ उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या श्योरिटी है कि यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस पावर को अच्छी चीजों में ही यूज करेगी? एंड मेरी प्रॉब्लम इससे बिल्कुल नहीं है कि यार इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मिल गया। मेरा ये बोलना है कि क्योंकि बीजेपी ही पावर में है, क्योंकि योगी जी भी बीजेपी से ही है, तो क्या हम लोग कानून बदलने के प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं? एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा इसके भी खिलाफ हूँ कि आपने उसको जंगल में साइड में ले जाके गोली मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि चौक में खड़ा करके अगर तड़पा तड़पा के मार के एक एग्जाम्पल सेट करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। और ये चीज सुनते ही तुम लोगों को भी लग रहा होगा हाँ भाई सही कह रहे हो, पर नहीं होगा। ये चीज तब तक सही नहीं होगी जब तक हम इसको ऐसा कानून नहीं बना देते। क्योंकि अगर हम इसको कानून नहीं बनाएंगे और हम बोलेंगे कि यार पुलिस वाले तो आते हैं पीट के चले जाते हैं, फिर वो सबको पीटना चालू करेंगे। आई जस्ट वांट कि अगर कोई ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस लेने का कोई प्रोसेस बनाना भी चाहते तो उसको कानून में बनाओ, वर्बली मत करो, सिस्टम एंड प्रोसेस बनाओ, नहीं तो उसके बिना चीजें मिसयूज होती है और होंगी। और जैसा मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो थोड़ी सी कट्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। यार मैं ना तुमसे एक्चुअल में बात करना चाहता हूं, एंड लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बात करना चाहता हूं। पता है क्या हुआ, मैंने इसके बाद ना तुम्हारे कुछ बहुत इंटरव्यूज देखे जो आसपास लोग रह रहे थे, उनसे जाके पूछा कि यार ये जो केस हुआ आपको उसके बारे में पता है? सूर्या नाम का एक लड़का था, 7 मुस्लिम लोग बकरीद पे ले जाते हैं ईद मनाने के लिए, चाकू घोप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके खोड़ा की आपके मोहल्ले की? ऐसे कई आज से पहले भी हुआ ऐसा काम कोई?
जैसे कि आप आज हुआ तो उसमें क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा? लोग बोलते हैं हाँ भाई हमको पता है बहुत बुरा हुआ है, एकदम से ऐसे गोली मार के थोड़ी मारना चाहिए था। तो इंटरव्यू में पूछते कि ठीक है यार गोली मार के गलत हुआ, मान लिया, जो उसने मारा था उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कहते हैं भाई वो हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह को पता है। तो जो गोली मारी है ये भी अल्लाह को पता होगा। पॉइंट ये नहीं है कि सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं के खिलाफ है। पॉइंट ये है कि जब भी ऐसा कुछ भी होता है ना, मैं कभी नहीं देखता सोशल मीडिया के अंदर कि मुस्लिम कम्युनिटी स्टैंड ले रही है। इसको ना एक एग्जांपल से समझो, देश के अंदर जब भी कभी भी होता है ना, तुमने कभी भी देखा है कि सिर्फ लड़कियां स्टैंड कर रही हैं? लड़के भी स्टैंड करते हैं, लड़के भी मोमबत्तियां जलाते हैं, लड़के भी आंदोलन करते हैं। क्यों? ये चीज शो करने के लिए कि वो हैवान और हमारी जात में फर्क है। ये चीज शो करने के लिए कि हम वो नहीं है और हम इसके खिलाफ है। ये चीज शो करने के लिए कि हमारा उससे कोई एसोसिएशन नहीं है, हम उस आइडियोलॉजी से रिलेट नहीं करते। बट जब आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती है कि क्या आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं, जो चीज हुई है आप लोग मना कर देते हो। मैं अभी भी ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि भैया सारे के सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, पर आप लोग वीडियोस नहीं बनाते हो, आप लोग पब्लिकली आके ये चीजें नहीं एडमिट करते हो कि भाई ये जो भी आदमी था, जो भी इसने फकअप किया है, हम उससे एसोसिएटेड नहीं है, हम इसके प्योर खिलाफ है। मैं मानता हूँ मैक्सिमम मुस्लिम लोग भी इसके खिलाफ होंगे कि भैया किसी एक आदमी को क्यों मारना, आपके पास क्या अथॉरिटी है किसी को जान से मारने की? एक तरफ पे आप लोग आगे बोलते हो कि हमारे बुक्स में सिखाया जाता है कि किसी का दिल भी मत दुखाओ, दूसरी तरफ आप लोग आगे बोलते हो हमारी बुक्स में सिखाया जाता है दारू भी मत पियो, और तीसरी तरफ पे आप लोग किसी को साइड में ले जाके बोलते हो कि भैया कुर्बानी कभी देखी है, चल दिखाता हूँ। इफ यू रियली वांट कि वो हेट होना बंद हो, ये जो बीच में डिवाइड एंड रूल चल रहा है बंद हो, तो आप लोगों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। हर बार जब भी कोई मुस्लिम आदमी गलत करता है आप लोग चुप हो जाते हो, हिंदू आदमी गलत करता है आप लोग सड़कों पे आ जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर यही चीज कोई हिंदू ने की होती ना, मैं 110% श्योर था हिंदू लोग नीचे कमेंट्स में वीडियोस में कह रहे होते कि भैया ये गलत है। मैं मुस्लिम्स के ना कमेंट देख पा रहा हूँ ना मैं वीडियो देख पा रहा हूँ, कल से रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने बनाई है मुझे इंस्टा पे टैग करके एटलीस्ट दिखाओ क्या चल रहा है। और इसी के साथ दोबारा यूपी चलते हैं और एक और एक्सट्रीमिस्ट केस देखते हैं। एक 18 महीने के बच्चे को एक आदमी 32 सेकंड में 8 बार जमीन पे पटक के जान से मार देता है। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा दर्द ऐसे झूल रहा है। शायद मैं यहाँ पे वीडियो लगा सकता हूँ, शायद मैं नहीं लगा सकता हूँ, मुझे नहीं पता, ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ हो सकती है। बट उसने जो चीज करी है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और वो चीज मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। ये इंसिडेंट 30 मई 2026 का, और पूरी स्टोरी सुनोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो बच्चा था ये एक डाइवोर्स महिला का था, और जिसने इस बच्चे को मारा है वो उस महिला से प्यार करता था। उसने क्या किया, उस महिला को बार बार ऑफर किया शादी करने के लिए, और उसने रिफ्यूज कर दी कि भाई मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस आदमी ने सोचा कि बदला ले लेते हैं, तो उसने उसके 18 महीने के बच्चे को ऐसे लिया कि यार मैं इसको टॉफी दिलाने लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू दे दिया। घर से बाहर निकला, 50 मिनट दूर गया, उसको जमीन पे 32 सेकंड में 8 बार पटका, जान से मार दिया और गेट के बाहर ले जाके छोड़ दिया। फिर उसको पुलिस ने पकड़ा, उसकी टांग में गोली मार दी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, उससे पूछा तूने क्या किया? तो उसकी ऑडेसिटी पता क्या थी? कहता ये तो उस लड़की से पूछो मैंने क्यों किया। पुलिस वाले बोल रहे भाई तूने बच्चा मारा है, तू बताएगा ना। कहता नहीं उस महिला से पूछो, उस लड़की से पूछो मैंने क्यों किया। तो क्यों मारा तूने? ये सवाल आप लड़की से करेंगे। अभी ना तुम लोग प्रॉब्लम समझे, तो दोनों कैसे ना इसको प्राइम टाइम में ऐड करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज माइंडसेट। किसी की ढुई में इतना जोर कैसे ही आ सकता है कि वो किसी की जान ले सकता है? या तो सिस्टम बहुत फुद्दू होगा, या फिर उसको पता होगा कि वो बच के निकल जाएगा, या फिर वो अवेयर ही नहीं है कि उसके खिलाफ क्या होगा। या तो पहला वो जो मुस्लिम बच्चे का केस था उसके अंदर वो एक अलग आइडियोलॉजी के अंदर था कि भैया मैं तो सर तन से जुदा कर दूंगा, या जो भी उनके फकअप से। या फिर इसके अंदर ये प्योर आशिक बना हुआ था कि भैया या तो मर जाऊंगा या कट जाऊंगा। ऐसे रिटार्डेड लोगों को सोसाइटी के अंदर जिंदा रखना एक प्रॉब्लम, और हम लोग ना बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि ऐसे रिटार्डेड लोग कहाँ रहते हैं, कब ये ऑफेंस करने वाले हैं, क्योंकि कोई ना कोई इस ऑफेंस का शिकार बनेगा। तो ये रिटार्डेड लोग ये हरकतें ना करें ना, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस सेट करने पड़ेंगे। अभी क्या हुआ, जो सेकंड केस हुआ जिसने बच्चे को मारा, उसकी टांग में गोली मार दी, वीडियो बना के पब्लिक कर दी कि भैया तूने उसको क्यों मारा, ये तो बहुत बुरी तरह मारा था तूने। उसके बाद अभी क्या चल रहा होगा, उसके साथ बेल्ट ट्रीटमेंट चल रहा होगा, आई एम सो श्योर। पुलिस ने उसकी लेनी मार रखी होगी, पर किसी को पता ही नहीं है। बाद में एक लंगड़ाते कभी कभी वीडियो डाल देते कि भैया ये देखो हमने इसको पीटा है। देखो मुझे पता है बच्चों के लिए वीडियो शायद थोड़ा बहुत सेंसिटिव होगी, पर ऐसी वीडियोस को बाहर निकालना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस को बाहर निकालो, बताओ कि कितने पटे पड़ेंगे। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का है तो उसके साथ क्या होगा, चौक में टांग के ठोको। एंड ठोको मींस गोली मत मारो, बहुत इजी मौत होती है वो। मौत तो एस्केप है ना यार, मर गए पीछे वाले रोएंगे, हम तो चले गए। तड़पाओ और लोगों को दिखाओ कि ऐसे तड़पना पड़ेगा। अगर तुम्हारी ढुई में इतना जोर है कि तुम इतना बड़ा कोई क्राइम करने का सोच रहे हो, तो ये है कॉन्सिक्वेंस। 10 साल
साल केस चलेगा, 5 साल हम ये करेंगे या फिर सीधा गोली मार देंगे, वो चीजें मत दिखाओ, बहुत इजी लगती है। केस चलता रहेगा, जेल में बैठे रहेंगे, फ्री की रोटियां तोड़ते रहेंगे, वो चीजें हटाओ, थोड़ा कानून बदलो, चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्ट करो। और जो भी मुस्लिम ऐसी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं, पब्लिकली आके स्टेटमेंट्स रेज करो। तुम्हारी कम्युनिटी, उसकी इमेज तुम्हें कैसी बनानी है वो तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तुम लोग अगर इमेजिन करते हो कि भैया क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो ये हमारे साथ बोलेगा, बैम में मत रहना। तुम्हारी कम्युनिटी का फेस ये गुंडे बनेंगे या फिर तुम लोग बनोगे। अगर तुम लोग इंटेलेक्चुअल हो तो वो तुम डिसाइड करो, मैं नहीं कर सकता। मेरा काम एट मैक्स तुम्हें एक एडवाइस देना है। अगर तुम लोग इसके खिलाफ हो तो स्टैंड करो। ये तो सारी अल्लाह की मर्जी है, ये मत कर दिया करो। फिर वो जो गोली लगी है वो भी अल्लाह की ही मर्जी से हुआ है। ये सारी बातों से मुझे पता है तुम में से काफी लोग अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। तुम्हें लग रहा होगा यार आज की न्यूज काफी ज्यादा स्ट्रेच चल रही है। अगली न्यूज की अगर बात करें तो इक्वली डिस्टर्बिंग है। एलएनपीजी हॉस्पिटल के अंदर एक 15 साल की लड़की एडमिट होती है पेट दर्द की वजह से। जिस डॉक्टर को उसका इलाज करना था उसी ने उसको मल्टीपल टाइम्स असोल्ट किया। फिर जब लड़की की ब्लीडिंग शुरू हुई उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर शिफ्ट किया गया। सीनियर डॉक्टर्स को पता चला, डॉक्टर्स ने पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी, पुलिस ने उनको रिटेन कर लिया, पोस्को एक्ट लगा दिया, अभी केस चल रहा है। और वही सेम एक और कहानी, वही एक एक्सट्रीमिस्ट रिटार्डेड माइंडसेट की कहानी, जिसको लगता है कि वो बाप है और कुछ भी कर सकता है, कल को उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, अगर कुछ हुआ तो वो उसको दबा देगा। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी एकदम सेम है। हमें सख्त कानून चाहिए। बाकी मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए आईपीएल की बात कर लेते हैं। तुम में से शायद कुछ लोगों ने इस बार आईपीएल नहीं देखा होगा, बट मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आरसीबी जीत चुकी है और वो भी लगातार 2 सालों तक। ये वही टीम है जो 18 साल नहीं जीती थी, शायद विराट कोहली कैप्टन थे इसीलिए। और जब से इनकी ओजी टीम हटी है ना, तब से पता नहीं कैसे जीत रहे हैं भाई। मतलब अगर पर्सनली बताऊं ना, मैं अभी आरसीबी के मैच नहीं देखता और मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए आरसीबी आज वाली आरसीबी नहीं है। मेरे लिए आरसीबी थी विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स। ये तीनों का ना एक कॉम्बो था जो मुझे लगता था कि और वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, और वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम बेस्ट वे से कैसे हगा जाए उसके रिकॉर्ड बनाती थी। बाकी मेरी खुशी से सरकार को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी ये लोग जीते थे और सेम टीम नहीं थी पर दंगे हो गए थे। तुम में से काफी लोगों को याद होगा कि स्टैम्पीड के अंदर काफी लोग मारे गए थे। तो इस बार क्या किया गया कि बेंगलोर के अंदर सेलिब्रेशंस को बैन कर दिया गया। बट अगर इसी आईपीएल की बात को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए तो इस बार के आईपीएल लॉस के अंदर हुए हैं। ओपनली हम लोग इसको लॉसेस के अंदर नहीं बोल सकते, पर इस बार के आईपीएल के अंदर टीआरपी बहुत ज्यादा कम थी। और इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे बिजनेस पार्ट के अंदर। बेसिक से शुरू करते हैं। आईपीएल बीसीसीआई का है। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। दैट मींस बीसीसीआई के अंदर जो इंडियन क्रिकेट टीम आती है वो हमारी ऑफिशियल इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है। बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो टीम खेलती है वो उनकी प्राइवेट टीम है। हाँ, वो लोग नेशनल लेवल के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई खुद की इंडियन टीम नहीं है, तो हमने उन्हीं को क्लेम कर रखा है कि यार वही लोग हमारे। तो अभी होता क्या है, ये डिफरेंट सीरीज करवाई जाती है जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स। और आईपीएल ना अपने आप के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है और इसके ऊपर फाइट भी बहुत हुई है। पर अभी ना आईपीएल का डाउनफॉल चल रहा है। वो क्या रहा है कि यार एक तो बहुत सारी सीरीज को लाइनों में लगा दिया। कभी T20 वर्ल्ड कप हो जाता है, कभी दूसरा वर्ल्ड कप हो जाता है, कभी कोई और सीरीज शुरू हो जाती है, फिर आईपीएल आ जाता है। एक तो क्या हो रहा है कि लोग वैसे ही क्रिकेट देख देख के थके पड़े हैं, पर दूसरा क्या हो रहा है कि लोग ना अपने फेवरेट प्लेयर्स को देख नहीं पा रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है कि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल, लोग वैसे देख देख के थक जा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि इनको जो फेवरेट प्लेयर्स है ना वो अच्छा खेल नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है आज तक MS धोनी रिटायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीएसके उनको होने नहीं दे रही है। जिस दिन धोनी ने सीएसके टीम को छोड़ दिया उनकी वैल्यूएशन डाउन आ जाएगी, उनके जो कट्टर फैंस है वो हट जाएंगे। तुम लोग आरसीबी को क्यों सपोर्ट करते हो? क्योंकि उसमें विराट कोहली है ना। समझो 4 साल बाद विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, क्या तुम लोग आरसीबी को सपोर्ट करोगे? सभी के सभी न्यू फेसेस, तुम लोग किसी को भी नहीं जानते, तुम लोग करोगे? तुम में से काफी लोग नहीं करोगे। और इसी रीजन से क्या किया जा रहा है, जो 3 जाइंट प्लेयर्स है जिसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी आते हैं, इन सब ने क्या किया, कुछ सालों से ना कैप्टेंसी को छोड़ दिया। और ये क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ये पावर को ट्रांसफर करके जा सके। ये लोग आज की डेट में भी क्रिकेट में खेल तो रहे हैं, लोग आते तो है इनको देखने के लिए, बट बीसीसीआई, आईपीएल एज अ फ्रेंचाइजी और ये जो सारी की सारी टीम्स है ना, ये सभी लोग चाहते हैं कि पावर डायनेमिक शिफ्ट हो। लोग विराट को देखने आए और एक नए प्लेयर को डिस्कवर कर ले जो अभी लंबे टाइम तक खेलने वाला है, फिर लोगों को उससे लगाव हो जाएगा। और अगर कल को विराट रिटायर भी होता है तो हमारी व्यूअरशिप के ऊपर असर ना आए। और ऐसे कुछ नए फेसेस निकल के भी आ रहे हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी देख लो, छोटा सा आदमी है, बहुत गंदा खेलता है। मैंने इस बार के आईपीएल मैचेस नहीं देखे, पर मेरे को उसकी इनिंग देखनी होती थी, मैंने हर बार उसकी इनिंग तो पक्का देखी है। और एज अ फ्रेंचाइजी यही इनका एजेंडा भी होता है कि ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लाया जाए और इनके फेस के ऊपर शोज रन किए जाए। तुम लोग जैसे बिग बॉस देखते हो ना कि उसके अंदर बड़े बड़े फेसेस को डाल देते हैं जिससे टीआरपी आए, ये भी काइंड ऑफ बिग बॉस ही है। कोई 2 देशों का थोड़ी मैच हो रहा है जिसके अंदर कोई हार जाएगा और जीत जाएगा। एक ही टीम के लोग हैं जो आपस में मिल बांट के खेल रहे हैं, गली क्रिकेट समझ लो। पर उसको देखने के लिए लोग आए तो थोड़ा इंटेंस बना देते हैं, पर वो इंटेंसिटी तभी तक चलती है ना जब तक उनके फेवरेट प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो ये पावर जब तक शिफ्ट नहीं हो जाएगी ना तब तक ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। बट स्टिल इस बार क्या हुआ, टीआरपी के अंदर 18% का ड्रॉप आया आईपीएल में टीवी के ऊपर। जहां पे पहले इनकी रेटिंग 4.5 थी, वहीं पे अभी 3.7 आ
चुकी है। जिसको नहीं पता ये टीआरपी के नंबर्स क्या बोल रहा हूँ और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिक सी चीज है, इतना समझ लो कि एक मैट्रिक है जिससे टीआरपी के नंबर्स को मेजर किया जाता है। पहले 4.5 थी, अभी 3.7 हो गई है। ज्यादा दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो कम हुई है। और सेम चीज अगर बोले तो ओटीटी के ऊपर भी हुई है, जहां पे 10.6 मिलियन लोगों की वॉचिंग आती थी, वही अभी 7 मिलियन पे घट गई है। इवन जो एडवर्टाइजर्स है उन्होंने भी आईपीएल के अंदर एड देनी बंद कर दिया। पहले 65 एडवर्टाइजर थे, अभी 41 पे आ गए। बाकी ऐसा नहीं है कि इनके पूरी की पूरी सीरीज ने लॉस बनाया। अगर कोई भी टीआरपी रेटिंग 1.5 से ऊपर होती है तो वो प्रॉफिटेबल है ही है। जैसे केबीसी भी हो गया ना, वो 0.9 की रेटिंग के ऊपर ऑपरेट करता है, तो प्रॉफिटेबल वो लोग वहां पे भी हो जाते हैं। बट क्योंकि आईपीएल को होस्ट करना, उसके अंदर बहुत तामझाम और बहुत ज्यादा पैसा लगता होता है ना, और उनके जो राइट्स खरीदे जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। स्ट्रीमिंग राइट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप 1.5 और 2 के आसपास की रेटिंग ले रहे हो, आप स्टिल प्रॉफिटेबल तो हो ही टीवी के ऊपर। बट एक और एंगल आ जाता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, स्पेशली आईपीएल जैसी सीरीज से, जो कि इस बार नहीं हो रहा है क्योंकि बड़े प्लेयर्स बूढ़े होते जा रहे हैं। धोनी ने तो इस बार ढंग से मैच खेले भी नहीं है, शायद एक भी मैच नहीं खेला। रोहित शर्मा भी कोई बहुत अच्छा चल नहीं पाता है, कोहली भी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है। तो लोगों का ना इंटरेस्ट क्रिकेट से ओवरऑल खत्म हो रहा है, जिसको रिकवर करने के लिए शायद हमें 4-5 वैभव सूर्यवंशी लगेंगे। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे बताना, पर भागना नहीं है। लास्ट न्यूज हम लोग एआई के ऊपर कवर करने वाले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता तुम में से काफी लोगों को लगेगा क्या यार पकाने वाले। एक बार सुनो, मेरी मानो 7 दिनों तक ना एआई की न्यूज सुन के जा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। सीरीज इवॉल्व होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। मुझे बस 7 दिन दे दो। चैनल को सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो हाइप बटन गायब हो जाएगा। वीडियो के नीचे हाइप आ रहा हो तो हाइप कर देना। और अभी एआई सीरीज के ऊपर चलते। तुम लोगों ने अभी तक मार्केट में काफी हल्ला सुन लिया होगा कि भैया एआई आएगा, तुम्हारी जॉब ले जाएगा, तुम लोग जॉबलेस हो जाओगे, सड़क पे सोओगे। बट अभी एक और नई न्यूज निकल के आ रही है, जिसके अंदर ये चीज बोली जा रही है कि एआई तुम्हारी जॉब ले ही नहीं सकता है, क्योंकि एआई ह्यूमन से ज्यादा महंगा है। अभी मुझे लगता है कि ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा, पर मैं चाहता हूं तुम लोग इसको ध्यान से समझो। एआई तुमसे ज्यादा महंगा कैसा हो सकता है? सबसे पहले कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो देखो। कॉस्ट ना हमेशा टोकन्स के अंदर कैलकुलेट होती है, तो पर मिलियन टोकन्स की क्या कॉस्ट है वो देखी जाती है। अभी 1 मिलियन टोकन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन टोकन का मतलब उक्का मुक्का 1 मिलियन कैरेक्टर्स होते हैं। अभी क्या होता है, जब भी तुम लोग क्लोड, चैटजीपीटी या जेमिनी से कुछ भी पूछते हो ना, तो तुम्हें तो रिजल्ट आ जाता है। पीछे क्या होता है, जीपीयू प्रोसेसिंग होती है, पानी जलता है, बिजली खपती है, तो वो उसका तुमसे पैसा लेते हैं। बट जो भी पैसा वो तुम लोगों से ले रहे हैं ना, वो इनफ नहीं है, वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर तुम्हें दे रखा है। मान के चलो तुम्हें आज की डेट में जो $20 का प्लान है महंगा लगता है। एक्चुअल में $20 का प्लान तुम्हें देने के लिए जो पीछे कंप्यूटिंग पावर यूज हो रही है वो $30 या $40 की है। आज की डेट में तुम्हें सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रखा है, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत पड़े। तो लोगों का ये बोलना है कि यार जब आप लोग आदत पड़वा रहे हो, तभी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो काम एआई कर रहा है ना, वो ह्यूमन से ज्यादा महंगा है। तो कल को अगर तुम लोग इसको सस्ता कर भी देते हो, कल को अगर हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर भी लेते हैं जिससे कम टोकन यूज हो रहे हैं या फिर टोकन सस्ते हो जा रहे हैं, उसके बाद भी कभी तो ये सब्सिडी तुम हटाओगे ना हमको, तब महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो एआई ह्यूमंस की जॉब ले ही नहीं सकता है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये अभी नैरेटिव शुरू क्यों हुआ। ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ओपन एआई और चैटजीपीटी का ना आईपीओ आने वाला है। ये लोग $1 ट्रिलियन की आईपीओ पोजीशन सेट कर रहे हैं अपनी, $1 ट्रिलियन का अपना आईपीओ लेके आने के मूड में चल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ये फालतू बातें फैलाई जा रही है। समझो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एआई हमेशा सस्ता था, है और रहेगा। हाँ, ये चीज सच है कि काफी सारी कंपनीज ने क्या किया था, 1 साल के लिए ना एआई का एक अलग से बजट एलोकेट कर दिया था, जो कंपनीज ने 3-3, 4-4 महीनों में खत्म कर दिया। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कंपनीज ने 4-4 गुना काम भी किया है। और अभी जो हम लोग प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, वो हम लोग क्लाउड और चैटजीपीटी टाइप मॉडल्स को कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग एलएलएम और एआई के अंदर अमेरिका नहीं जीतने वाला है, चाइना जीतेगा। और उसका रियलिटी चेक मैं तुम्हें प्राइस डिफरेंस से देता हूँ। मैं तुम्हें टोकन बताया था क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो भी बताया था। अब थोड़ा सा डीप चलते। अभी ना टोकन मेजरली 2 तरह से बर्न होते हैं, पर 3 या 4 तरह से भी हो सकते हैं। मेजर जो 2 तरह से बर्न होते हैं ना, उसका सबसे पहला होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। और उसके अलावा कैचेस होते हैं, वेब सर्च होते हैं, एआई एजेंट होते हैं, उसको थोड़ा हटा देते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तुम लोग जब भी कुछ भी लिख के चैटजीपीटी को भेजते हो या कोई पीडीएफ या कोई टेक्स्ट कुछ भी भेजते हो, वो है इनपुट। अगर हम लोग क्लाउड के लेटेस्ट मॉडल की बात करें और आपको 1 मिलियन टोकन क्लाउड को देने हैं, तो आपको सिर्फ $5 देने पड़ेंगे। हाँ, ये सब्सिडाइज रेट है, इसको फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि उनकी कंप्यूटर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अपने आप ही कम हो जाए। बट अभी की डेट में सब्सिडाइज रेट है कि अगर आप लोग इनपुट टोकन दे रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ $5 का ही है, जिसके अंदर क्या करेगा, और टेक्स्ट को लेगा और समझेगा कि भैया इसने भेजा गया, और उसके बाद वो अपनी तरफ से जो जवाब बना के तैयार करेगा और आपको भेजेगा, वो होता है आउटपुट टोकन। और उसके 1 मिलियन टोकन के लिए जाते हैं $25, जिसको अगर इंडियन रुपीस में करे, अगर 100 का रेट लगा ले, जो कि पहुंचने वाला है, तो आप लोग $2500 मान। अभी रियलिटी चेक देखते हैं, यूएसए एआई के अंदर बहुत आगे, चाइना थोड़ा सा पीछे रह गया, इंडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता। वहम में मत रहना, इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता है फाइटर। इट इज ओनली यूएस वर्सेस चाइना। यूएस क्या कर रहा है, प्रीमियम मॉडल्स बना रहा है, थोड़ा सा आगे चल रहा है, और चाइना क्या कर रहा है, थोड़े बहुत ना कॉपी मॉडल्स बना रहा है, पर बढ़िया काम कर रहा है। और वो कॉपी मॉडल कैसे बना रहे हैं, जो मॉडल्स होते
होते हैं ट्रिलियंस ऑफ डेटा बेसिस के ऊपर ट्रेन होते हैं। तो इतने बड़े मॉडल को ट्रेन करने के लिए अमेरिकन कंपनीज को बहुत सारा पैसा लगता है। उसके बाद वो जो मॉडल्स आपको बेचते हैं वो महंगे भी मिलते हैं। चाइना उल्टा क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है इनके मॉडल को उठाओ, ज्यादा डेटा हमको देना नहीं, उसमें से डेटा निकालो और अपने वाले को सिखा दो, जिसकी वजह से जो डीप सीक जैसे चाइनीज मॉडल्स है बहुत कम कॉस्ट में ट्रेन हो जाते हैं। अभी अगर अमेरिका का देखे ना तो क्लोड वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है। ओपस 4.8 मॉडल है, इनपुट टोकन है $5 का और आउटपुट टोकन है उनका $25। अभी प्राइस कंपेयर करो डायरेक्टली चाइना से कितना ही कम हो, और जिस मॉडल को मैं कंपेयर कर रहा हूँ डेफिनेटली वो मॉडल थोड़ा सा इंफीरियर है एज कम्पेयर टू क्लोड, बट 20 या 25% ही इंफीरियर है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, अगर डेटास में देखोगे तो शायद 10-12%, बट अगर आप लोग रियल लाइफ में यूज करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार डीप सी कभी पीछे तो है, कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे इनको रिकवर करने में, पर 4-5 महीने ही लगेंगे, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगने वाला। अभी प्राइस कंपैरिजन करके देखते हैं। क्लोड 1 मिलियन का आउटपुट दे रहा है $25 में, तो डीप सी कितने में दे रहा होगा? $20, 15, 10, 5, $3.5 के अंदर दे रहा है। और इनपुट टोकन जो क्लोड वाले $5 का दे रहे हैं $1.7 के अंदर दे रहे हैं। कहां पे $2500 और कहां पे $350। तुम लोग गैप देख रहे हो कितना बड़ा है। और ऊपर से चाइना वाले जो मॉडल्स बना रहे हैं वो ओपन सोर्स भी कर दे रहे हैं कि भैया अपने खुद की जीपीयू से चला लो। तो ये जो वहम है ना तुम्हारा कि हो सकता है कि भैया हमारी जॉब ना जाए, या तो उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कल को दिखाऊंगा। हमने खुद के ही ऑटोमेशन बना रखे हैं कंपनी के अंदर। अगर इस वीडियो के ऊपर हम लोग 5 लाख व्यूज हिट करते हैं तो मैं तुम्हें मेरा ऑटोमेशन दिखाऊंगा। बाकी बिजनेस और एआई न्यूज के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके ऊपर फीडबैक देना, सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो हम हाइप बटन लूज कर देंगे। 5 लाख के बाद लूज हो जाता है। हाइप का बटन आ रहा हो तो हाइप करना, फीडबैक देना, हम इसको इंप्रूव करेंगे। बाय बाय।